दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था, यह एक ऐसा शहर है जिसे वृद्धनगर, आनंदपुर, अनंतपुर और नगर जैसे नामों से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये 2700 वर्षों से निर्बाध रूप से बसा हुआ है। शहर की किलेबंदी, धनुषाकार प्रवेश द्वार, तोरण, मंदिर, कुएं, आवासीय संरचनाएं और बौद्ध मठ जैसे उत्खनन स्थल एवं समर्पित स्तूप विभिन्न सांस्कृतिक काल के स्थापत्य प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद में किस शहर के बारे में बात की गई है, ये आपको बताना था। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए वड़नगर, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी भावनगर या फिर ऑप्शन डी पाटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वड़नगर। आप में से कई व्यक्ति ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में डिस्कवरी चैनल पर वड़नगर शहर पर एक डॉक्यूमेंट्री अनंत अनादि वड़नगर का प्रीमियर हुआ। ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात राज्य के वड़नगर शहर के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालती है। ये शहर के 2500 साल के इतिहास पर केंद्रित है, जिसे पिछले साल यूनेस्को की विश्व धरोहर अस्थायी सूची में जोड़ा गया था। आपको बता दें कि वड़नगर एक ऐसा शहर है जिसे वृद्धनगर, आनंदपुर, अनंतपुर और नगर जैसे नामों से जाना जाता है। ये शहर 2700 वर्षों से निर्बाध रूप से बसा हुआ है। शहर की किलेबंदी, धनुषाकार प्रवेश द्वार, तोरण, मंदिर, कुएं, आवासीय संरचनाएं और बौद्ध मठ जैसे उत्खनन स्थल एवं समर्पित स्तूप विभिन्न सांस्कृतिक काल के स्थापत्य प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। आपको बता दें, वड़नगर में पहला उत्खनन 1953-54 में हुआ और बाद में 2006 में गुजरात राज्य पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय द्वारा भी इसकी खुदाई कराई गई थी। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक भूगोल के अध्ययन से पता चलता है कि वड़नगर दो प्रमुख प्राचीन व्यापार मार्गों के रणनीतिक स्थान पर स्थित था। कहा जाता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 641 ईस्वी के आसपास वड़नगर का दौरा किया था और अपने लेखन में इसे आनंदपुर के रूप में संदर्भित किया था। इसलिए विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए वड़नगर। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, अस्पताल का प्रबंधन या कर्मचारी चाहे सरकारी हो या निजी इस अधिनियम के दायरे में आता है। कथन दो है, इसमें अश्लीलता संबंधी अपराध शामिल नहीं है। और कथन तीन है, इसमें भेदात्मक यौन कृत्य के लिए कम से कम 7 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि डॉक्टरों को पॉक्सो अपराधों की सूचना देने पर कानून का सख्ती से पालन करना चाहिए। पॉक्सो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम का संक्षिप्त नाम है। पॉक्सो अधिनियम 2012 बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। तो यौन शोषण, यौन दुराचार और अश्लील सामग्री जैसे संभावित अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक विस्तृत विधायी अधिनियम है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। अस्पताल का प्रबंधन या कर्मचारी चाहे सरकारी हो या निजी इस अधिनियम के दायरे में आता है, इसलिए कथन 1 सही है। ये बाल यौन शोषण के दोषियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है, जैसे कि भेदनात्मक यौन कृत्य के लिए न्यूनतम 7 वर्ष कारावास से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना। इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, इसलिए विकल्प बी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 9 जून, 10 जून, 11 जून या फिर 12 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 12 जून। आज दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ ने 2002 में इस दिन की शुरुआत की थी। इस दिवस का उद्देश्य बाल श्रम में लगे बच्चों की दुर्दशा को उजागर करना और बाल श्रम के खिलाफ विश्वव्यापी आंदोलन को बढ़ावा देना है। बाल श्रम का अर्थ मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराना है। गौरतलब है कि बाल श्रम को मौलिक मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 12 जून। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला है मोंटेनेग्रो, दूसरा है बुल्गारिया, तीसरा है स्लोवेनिया। उपरोक्त में से कितने देश सर्बिया के साथ सीमा साझा करते हैं, ये आपको बताना है।
आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। हाल ही में भारत और सर्बिया 1 अरब यूरो के द्विपक्षीय व्यापार के लिए सहमत हुए हैं। ये सहमति भारतीय राष्ट्रपति की सर्बिया की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान बनी है। गौरतलब है कि सर्बिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक लैंडलॉक देश है। इसकी सीमा पश्चिम में बोस्निया हर्जेगोविना एवं क्रोएशिया, उत्तर में हंगरी, पूर्व में रोमानिया और बुल्गारिया, दक्षिण में उत्तर मैसेडोनिया तथा दक्षिण पश्चिम में मॉन्टेनेग्रो से लगती है। कोसोवो, जिसे सर्बिया एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता है, इसके दक्षिण में स्थित है। ये स्लोवेनिया के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इस प्रकार सर्बिया प्रश्न में दिए गए केवल 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोल में संयुक्त बैठक किस शहर में आयोजित हुई? आपके ऑप्शन है क्राइस्ट चर्च, नई दिल्ली, ऑकलैंड या फिर बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दोनों देशों के उद्योग और उद्योग संघों के बीच पहली गोल में संयुक्त बैठक हुई, इसलिए विकल्प भी सही है। यह बैठक 1986 के द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत गठित संयुक्त व्यापार समिति यानी जेटीसी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित रही। वहीं इस बैठक के अन्य बिंदुओं में कुछ क्षेत्रों में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई प्रणाली को बढ़ावा देना, कार्बन क्रेडिट सहयोग, क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के माध्यम से आर्थिक सहयोग आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित एक देश है। ये दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में 2 बड़े द्वीप और अन्य कई छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी कि नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखें। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वावधान में एक पर्यावरण संधि है। कथन 2 है, इस पर 1979 में हस्ताक्षर किए गए थे। उपयुक्त में से कौन से ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन यानी सीएमएस ने समुद्री प्रजातियों के लिए एक बड़े खतरे ध्वनि प्रदूषण को संबोधित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी की है। सीएमएस द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण सीएमएस के तहत संरक्षित प्रवासी प्रजातियों सहित समुद्री वन्यजीवों के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। बता दें कि सीएमएस को बॉन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वावधान में एक पर्यावरण संधि है, इसलिए कथन 1 सही है। इस पर 1979 में हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए कथन 2 सही है। ये प्रवासी जीवों और उनके आवासों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करती है। इस प्रकार विकल्प सी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। तापी पाइपलाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसमें ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत शामिल हैं। कथन 2 है, इसे एशियाई विकास बैंक की मदद से विकसित किया जा रहा है। और कथन 3 है, यह गॉल्किनिश गैस फील्ड से निकलती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। चलिए एक्सप्लेनेशन देखें। हाल ही में पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने तापी गैस पाइपलाइन परियोजना पर काम में तेजी लाने के लिए एक संयुक्त कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। गौरतलब है कि तापी गैस परियोजना तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत के बीच प्रस्तावित एक प्रोजेक्ट है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इस परियोजना को एशियाई विकास बैंक यानी आईडीबी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, जो इस प्रोजेक्ट के लिए लेन देन सलाहकार के रूप में भी काम कर रहा है, इसलिए कथन 2 सही है। इसका लक्ष्य तुर्कमेनिस्तान के गाल्किनिश गैस फील्ड से प्राकृतिक गैस लाना है, इसलिए कथन 3 भी सही है। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में इस पाइपलाइन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, तेलंगाना। हाल ही में अमराबाद टाइगर रिजर्व में 10 बाघ शावकों ने जन्म लिया। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना के दक्षिणी भाग में नागर कुर्नूल और नालगोंडा जिलों में स्थित है, इसलिए विकल्प ए सही है। ये रिजर्व भारत में सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्यों में से एक है। इस टाइगर रिजर्व का पहाड़ी इलाका गहरी घाटियों के साथ कृष्णा नदी का जलग्रहण क्षेत्र बनाता है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीवों में बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भारतीय भेड़िया, भारतीय लोमड़ी, रस्टी, स्पॉटेड कैट, सीवेट, स्लॉथ बियर, हनी बेजर,
जंगली सूअर आदि शामिल हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में खगोलविदों ने किस टेलीस्कोप का उपयोग करके दो नए मिलीसेकंड पल्सर यानी एमएसपी की खोज की है? आपके ऑप्शन है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, देवस्थल टेलीस्कोप, वेणु बापू टेलीस्कोप या फिर जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप। हाल ही में पुणे स्थित खगोलविदों ने स्वदेशी रूप से विकसित नई तकनीक का उपयोग करते हुए दो नए मिलीसेकंड पल्सर यानी एमएसपी यानी रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स की खोज की है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप यानी जीएमआरटी का उपयोग करके प्राप्त की गई है, इसलिए विकल्प डी सही है। दरअसल जॉइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप यानी जीएमआरटी द्वारा चल रहे एक आकाश सर्वेक्षण के दौरान यह नई तकनीक इस्तेमाल की गई थी। बता दें कि जीएमआरटी दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है जो कम रेडियो फ्रिक्वेंसी में काम करता है। ये पुणे शहर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका स्वामित्व TIFR नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स यानी NCRA पुणे के पास है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फर्स्ट लास्ट डिफॉल्ट गारंटी की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके ऑप्शन है, उधारकर्ता डिफॉल्ट से होने वाले संभावित नुकसान की पूरी राशि के लिए उधारदाताओं को गारंटी प्रदान की जाती है। एक तंत्र जो उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले उधारकर्ताओं के लिए ऋण पर ब्याज दरों को कम करता है। एक जोखिम शमन व्यवस्था जहां उधारदाताओं को डिफॉल्ट से होने वाले संभावित नुकसान के शुरुआती हिस्से के खिलाफ सुरक्षा दी जाती है। या फिर उधारकर्ता डिफॉल्ट के मामले में ऋणदाताओं की संपूर्ण ऋण राशि को बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता वाला एक आदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक जोखिम शमन व्यवस्था जहां उधारदाताओं को डिफॉल्ट से होने वाले संभावित नुकसान के शुरुआती हिस्से के खिलाफ सुरक्षा दी जाती है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिफॉल्ट लॉस गारंटी यानी डीएलजी अरेंजमेंट्स को सख्त नियमों के साथ मंजूरी दे दी है। बता दें कि डीएलजी को फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी यानी एफएलडीजी के नाम से भी जाना जाता है। एफएलडीजी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत फिनटेक कंपनी जैसी तीसरी पार्टी उधारकर्ता की चूक करने पर उधारदाताओं को मुआवजा देती है। यह ऋण या ऋण सुविधाओं पर डिफॉल्ट से होने वाले संभावित नुकसान के पहले हिस्से के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थानों जैसे उधारदाताओं को गारंटी प्रदान करता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य उन उधारदाताओं को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना है जिनके पास डिफॉल्ट का अधिक जोखिम हो सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि एक जोखिम शमन व्यवस्था जहां उधारदाताओं को डिफॉल्ट से होने वाले संभावित नुकसान के शुरुआती हिस्से के खिलाफ सुरक्षा दी जाती है। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, हर घर जल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2019-20 में की गई थी। कथन 2 है, इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक नल कनेक्शन यानी FHTC प्रदान करना है। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है? या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। हाल ही में WHO की एक रिपोर्ट ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत पर हर घर जल कार्यक्रम के प्रभाव पर प्रकाश डाला। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2019-20 के केंद्रीय बजट के दौरान जल जीवन मिशन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में हर घर नल से जल पहल की घोषणा की थी, इसलिए कथन एक सही है। ये पहल हर घर में पाइप से जल आपूर्ति लाने, सभी ग्रामीण परिवारों के लिए स्वच्छ और पीने योग्य पानी तक पहुंच को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका एक उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक नल कनेक्शन यानी FHTC प्रदान करना है, इसलिए कथन 2 भी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। चलिए अब वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8 जून, ऑप्शन बी 9 जून, ऑप्शन सी 10 जून या फिर ऑप्शन डी 11 जून। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।